वेलकम टू पनीशा ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। लेट्स जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकसभा ने ट्रांसलेशन सर्विसेज को एक्सपैंड कर दिया है। फोर्ट विलियम नाम की एक बिल्डिंग है, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसका गवर्नमेंट ने अभी नाम चेंज किया है। नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 कंट्रीज को विजिट किया, फ्रांस एंड यूएस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास इकोनॉमी के रिलेटेड न्यूज है। देयर इज अ फोरम दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया। साहित्य अकादमी अवार्ड के रिलेटेड न्यूज है हमारे पास विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सम स्पोर्ट्स न्यूज एंड वन इंपॉर्टेंट डे जो इस वीक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज। लोकसभा हैज एक्सपेंडेड ट्रांसलेशन सर्विसेज टू 6 मोर लैंग्वेजेस। लोकसभा में जो सारे पार्लियामेंटेरियंस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसमें उनको सारा कंटेंट ट्रांसलेट करके पहुंचाया जाता है। अब तक ये सर्विसेज 10 रीजनल लैंग्वेजेस में दी जा रही थी। अब इस सेशन में 6 और लैंग्वेजेस को उसमें इंक्लूड कर दिया है। दोज लैंग्वेजेस आर बोडो, डोगरी, मैथली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। इससे पहले की जो 10 लैंग्वेजेस थी वो यहाँ लिखी हुई हैं। अब 10 + 6 16 लैंग्वेजेस में लोकसभा में ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इससे मल्टीपल फायदे हमें होने वाले हैं। एक तो पार्लियामेंटेरियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज, हम इंडिया की 22 रीजनल लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की जाती हैं हम उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये 16 लैंग्वेजेस से बढ़ाकर 22 सारी की सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन जो है वो लोकसभा में अवेलेबल कर दी जाएगी। दैट इज अ गुड स्टेप इन दैट पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में। फोर्ट विलियम 1781 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इट इज नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई उसके बाद जब उसने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया तो बंगाल में उसने ये फोर्ट बनाया था अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस चीज़ का काफ़ी ऑपोजिशन भी उस टाइम के बंगाल के नवाब और तब उस टाइम के लीडर्स ने किया था, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती रही। ब्रिटिशर्स जो हैं इसको यूज़ करते थे अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। आज़ादी के बाद हमने इस फोर्ट का यूटिलाइजेशन किया है एज हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये डिसीजन पिछले साल ही ले लिया गया था कि अब इसका नाम हम फोर्ट विलियम नहीं रखेंगे, तो अब फॉर्मली इसका जो नाम है वो चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल जो कि हमारी इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, उसका नाम अब विजय दुर्ग होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी। ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का तरीका है विच इज़ इको फ्रेंडली, विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ऐसी एक फैसिलिटी नॉर्थ इंडिया में पहली बार बनाने की हम कोशिश करने वाले हैं विच इज़ अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। और ये बनने वाला है नालागढ़ का जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ स्टेट की एक इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, बद्दी ब्रोथ वाली है, नालागढ़ नियर चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास का ही जो एरिया है वहीं पर इसको बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी विल बी 1 मेगावाट प्लांट। स्टेट का गोल है, हिमाचल प्रदेश का गोल है कि वो इंडिया की पहली ग्रीन स्टेट बने बाय 2026। अगले साल के मार्च एंडिंग तक हिमाचल प्रदेश एक ग्रीन स्टेट बनना चाहता है। ग्रीन स्टेट का मतलब है स्टेट की सारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन सोर्सेज से प्रोड्यूस होगी, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन होगा और बाकी अलग अलग तरीकों से इकोनॉमी को ग्रीन बनाने की कोशिश की जाएगी थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड मेनी अदर सोर्सेज। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अपना एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली है एट द कॉस्ट ऑफ 9 करोड़ रुपीस। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको इंडिया लेवल पर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ इंडिया में पहला प्लांट लगने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू फ्रांस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वील टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएस। फ्रांस विजिट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रांस ने एक AI एक्शन समिट ऑर्गेनाइज की थी जिसको को चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम दुनिया भर में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए और एक इंटरनेशनल समिट को होस्ट करना एक बड़ी बात थी इंडिया के लिए। सेकेंड थिंग, ही इनॉग्रेटेड इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन मर्साइल, जिससे इंडिया और फ्रांस जो हैं उनके रिलेशन और ज़्यादा
ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। ही पेड होमेज टू माज़कस वॉर सिमेट्री इन मर्साइल, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो इंडियन सोल्जर्स लड़े और वहाँ शहीद हुए, उनकी जो कब्रें हैं वो वहाँ पर मली हुई हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए गए। ही विजिटेड इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, जिसमें इंडिया इज अ की पार्टनर। तो इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उस पार्टनरशिप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ आर्ट वर्क्स के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट और उनकी जो वाइफ हैं, जो फर्स्ट लेडी ऑफ फ्रांस है, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर गए थे विच आर फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्ट्स, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और हम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डोकरा आर्ट वर्क है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए लेकर गए थे। ये एक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनने वाली चीज़ें हैं। दिस इज द थिंग जो आप देख सकते हो उनके हाथ में। इट इज़ बेस्ड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वैक्स से ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो उनको गिफ्ट किया गया। उनकी वाइफ जो फर्स्ट लेडी हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड अ डिजाइंड सिल्वर टेबल मिरर विच इज़ डिजाइन इन राजस्थान। तो हर एक स्टेट का आर्ट एंड कल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब किसी चीज़ का जिक्र इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए तो ऑब्वियसली वो एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएस विच हैज़ बीन a very phenomenal visit since Donald Trump's election as Prime Minister of US। तो इस इलेक्शन में सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ पे लगा रहे हैं, जिनमें से इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया को भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं ब्रंट फील होने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका वहाँ जाना, और दूसरी तरफ जब ट्रंप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोमिनेंट टाइम पीरियड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वहाँ विजिट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रही है इंडिया की तरफ से। सो इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ? सबसे पहले कमिटमेंट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। इंडिया यूएस अपना ट्रेड अगले आने वाले 5-6 सालों में डबल करना चाहता है, जिससे वो $500 बिलियन तक चला जाएगा। हम ट्रेड पार्टनरशिप्स बढ़ाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल सप्लाई चेन्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसीजन लिया है इंडिया को F-35 फाइटर जेट्स बेचने का, और इंडिया उस डिसीजन के साथ काफ़ी विलिंग भी है। इंडिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू इंक्रीज इट्स परचेज ऑफ यूएस ऑयल, गैस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स विच विल हेल्प इन ब्रिजिंग द यूएस ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। इंडिया अब यूएस से और ज़्यादा ऑयल और गैस, ये सारी चीज़ें खरीदना चाहता है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बैलेंस आउट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो यूएस करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसे ट्रेड इम्पैक्ट से इंडियन करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया यूएस ट्रस्ट नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ट्रस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ट्रंप एंड मोदी टू वन पर जो फर्स्ट वर्जन हमने इससे पहले कुछ साल देखा था व्हेन ट्रंप वाज यूएस प्रेसिडेंट, उस टाइम पे इंडिया के लिए रिलेशंस मेंटेन करना यूएस के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक रहा था। अब ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में इंडिया कैसे इस चीज़ को बैलेंस आउट करेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के साथ रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आरबीआई ने यूपीआई के थ्रू क्रेडिट देने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिससे इंडिया में हम क्रेडिट फैसिलिटी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और क्रेडिट को ईजिली लोगों के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं अब वो प्री सेंक्शन क्रेडिट लाइन्स थ्रू यूपीआई ऑफर कर सकती हैं लोगों को। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो एक कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लोन देने के लिए काम करती हैं। तो वो अगर उन सेक्टर्स को अच्छे से लोन दे पाती हैं तो उन सेक्टर्स में ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने एक नया हमारे पास प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मित्रा। मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस। ये जो प्लेटफॉर्म है ये म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। जैसे कोई इनएक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसा लगा रखा है लेकिन अब आप उसको चला नहीं रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो उस पैसे को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस ऐप में जाके ट्रैक कर सकते हो। इन्वेस्टर्स उसको ट्रेस कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं अपने इनएक्टिव अकाउंट्स को। तो सेबी म्यूचुअल फंड सेक्टर में इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करके काफ़ी नई चीज़ें लाना चाहता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई के रिलेटेड ही एक और न्यूज़ है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग में सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए आरबीआई न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये डिसीजन लिया है कि इंडियन बैंक जो होंगे अब से उनके लिए नए 2 डोमेन्स बना दिए गए हैं। फर्स्ट इज बैंक.in, वाइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लेंगे डोमेन fin.in। तो इंडियन बैंक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2 नए डोमेन्स बना दिए गए हैं, जैसे SBI Bank.in के नाम से अब इनके डोमेन्स जो हैं वो बना करेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज हैं वो अपने नाम के पीछे fin.in नाम का डोमेन लगाएंगी। तो सभी बैंक्स की वेबसाइट सब न्यू डोमेन्स पे बनेंगी ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज़, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी जो हर 2 महीने में एक बार होती है। इस मीटिंग में गवर्नमेंट पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, उसको डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया जाए, विच मीन्स रेपो रेट अर्लियर वॉज 6.5%, नाउ इट विल बी 6.25% ओनली। तो रेपो रेट कम करना मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन अब सुधरनी शुरू हो गई है। पिछले 2-3 सालों से हमने हमारा रेपो रेट 3% के अराउंड बढ़ाया है, 2.5-3% हमने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है। अब हम उसको थोड़ा सा घटाने की तरफ जाते हैं और अगर कंडीशन ऐसी रहती है तो हम रेपो रेट अब कम करने की तरफ चलते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम के बारे में, जिसका थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन में एक्वाकल्चर एंड फिशरीज को प्रमोट करने के लिए एक फोरम कंडक्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग 12th to 14th फरवरी। ये एक ट्राइएनियल इवेंट है, ट्राइएनियल मतलब 3 साल में एक बार होता है। एशियन फिशरीज सोसाइटी की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जिसका हेडक्वार्टर इज इन कुआलालंपुर मलेशिया, और इंडिया ने इसको पहले भी होस्ट किया है 2007 में, एंड दिस इज द सेकंड टाइम इंडिया हैज होस्टेड दिस पर्टिकुलर फोरम। तो इसका एक तो हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए, ट्राइएनियल इवेंट है। तो इसमें डिस्कशन की गई कि कैसे एशिया पैसिफिक रीजन में हम फिशरीज को प्रमोट कर सकते हैं इन अ ग्रीन वे। ग्रीन वे इज एनवायरमेंट फ्रेंडली वे, ताकि फिशेज हमारी बची भी रहें, फिशरीज सेक्टर ग्रो भी कर सके, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएं। तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन इस फोरम में करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर डोगरी लिटरेचर, विच हैज बीन गिवन पॉस्थ्यूमसली, डेथ के बाद दिया गया है, and it has been conferred on चमन अरोड़ा for his book एक इकहोर अश्वत्थामा। एक बुक उन्होंने लिखी थी, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड पॉस्थ्यूमसली दिया गया है चमन अरोड़ा को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 9th एशियन विंटर गेम्स के बारे में। एशियन विंटर गेम्स जो हैं इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इस साल ये एशियन विंटर गेम्स जो हैं ये चाइना में कंडक्ट हुई फ्रॉम 7th to 14th फरवरी। 64 इवेंट्स हुए 11 अलग अलग तरह के विंटर गोट्स में। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था बिनबिन एंड नीनी, विच आर टाइगर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज टाइगर्स। And the motto was Dream of Winter, Love Among Asia, which has been symbolized the unity and passion for the winter sports. देखो स्पोर्ट्स में से आपको बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस साल के एशियन विंटर स्पोर्ट्स कहाँ हुए थे, कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, इंडिया ने कितने मेडल जीते, टॉप 3 की कौन सी कंट्रीज थी। सो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे टॉप पर रहा है चाइना, द होस्ट कंट्री विद 85 मेडल्स। Republic of Korea finished second with 45, Japan secured the third place with 37। इंडिया ने बहुत बड़ा कंटिंजेंट भेजा था, 59 एथलीट्स इंडिया से इस विंटर गेम्स में गए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया कोई भी मेडल लेकर वापस नहीं आया है, लेकिन जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल गेम्स के बारे में। 38th नेशनल गेम्स 2025 दैट हैज बीन कंडक्टेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में हल्द्वानी के एरिया में इसका कंक्लूजन हुआ है रिसेंटली। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुई, और इस साल इन गेम्स ने ग्रीन गेम्स के ऊपर फोकस किया है टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सभी स्टेट्स और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बोर्ड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन हैज बीन वन बाय सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने टोटल 121 मेडल्स जीते हैं थ्रू डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड इन डिफरेंट एरियाज।
Second is places occupied by Maharashtra 201, Haryana 153, Madhya Pradesh 82, कर्नाटका 80 एंड पंजाब का अगर आप पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो पंजाब का पेपर में आ सकता है विच स्टैंड्स एट 66। तो नेशनल स्पोर्ट्स कहाँ हुई, फर्स्ट कौन आया, पंजाब का पेपर देना है तो पंजाब में कितना रैंक आया, पंजाब ने कितने मेडल्स हासिल किए, ये सारी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्टली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे नेशनल वुमेन डे 2025 के बारे में। वुमेन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13th फरवरी विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू हु इज नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज बॉर्न इन हैदराबाद February 13, 1879। बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं इनकी लाइफ की। शी वॉज अ पोएट, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, शी वॉज अ पॉलिटिशियन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन to become president of Indian National Congress in 1925 कानपुर सेशन। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज शी इज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस जो प्रेजेंट यूपी का एरिया है उस एरिया की ये पहली वुमेन गवर्नर बनी इंडिया की। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड अ डेलीगेशन टू साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस एंड दीज आर ऑल दी इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर एग्जाम जो इन्होंने लिखी हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे एंड शी हैज़ बीन अ प्रोफाउंड राइटर, अ वंडरफुल राइटर। तो इनके जो ऐसे सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इनकी हिस्ट्री में से हमें क्वेश्चन रैंडमली किसी भी पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी के। तो कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके बारे में कोई डे एसोसिएटेड हो हमारी कंट्री में, उनकी की पूरी हिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये बार बार पेपर में आते हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत किया कीजिए। पीपल इन न्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। तो ये थे हमारी करंट अफेयर्स फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।